सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट का ही तीसरा फॉर्मेट, जो ऐसे क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिनमें फर्स्ट साइट में ये विजिबिलिटी नहीं होती कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है कौन से पैरेलल में। उसका कंसेप्ट एक और तरीके से पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो 5 कैपेसिटर्स का एक अरेंजमेंट होता है। 5 कैपेसिटर्स के इस अरेंजमेंट को एक अलग से नाम क्यों दिया गया है, बाकी सर्किट्स को कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, इसको क्यों एक अलग से नाम दिया गया है, तो आगे चलकर हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इसीलिए इस सर्किट को अलग नाम दिया गया है। अच्छा, ऐसा कोई 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट हो, आइदर ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट, ये एक ही बात है। आप देखो, अगर इस फॉर्मेट को मैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड से ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल सेम डायग्राम है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को मैं C और इस पॉइंट को D नाम दे दूं तो आप देखो A पॉइंट और B पॉइंट मैं यहां बना लेता हूं और C और D को ऊपर और नीचे बना लूं और कैपेसिटर्स ज्वाइन करूं तो A और D के बीच में C5 है, तो A और D के C1 है, तो A और D के बीच में मैं C1 लगा लूँ। A और C के बीच में C3 है, तो A और C के बीच में C3 लगा लूँ। और देखो C और B के बीच में C4 है, तो C और B के बीच में C4 हो जाए। और देखो यहाँ पे D और B के बीच में C2 है, तो D और B के बीच में C2 एंड C और D के बीच में C5, तो C और D के बीच में C5। तो आप अरेंजमेंट देखें तो ये अरेंजमेंट और वो अरेंजमेंट आइडेंटिकल ही है। तो जब भी 5 कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट आपको ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे फॉर्मेट में दिखे तो इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में बताओ ये सारे कैपेसिटर्स किस अरेंजमेंट में हैं, क्या कोई कैपेसिटर किसी के साथ सीरीज में, कोई कैपेसिटर किसी के साथ पैरेलल में, तो ये पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी दो कैपेसिटर का वोल्टेज सेम नहीं है, किसी भी दो कैपेसिटर का चार्ज सेम नहीं है। इसीलिए अगर ये सारे कैपेसिटर्स अलग अलग वैल्यूज़ के होना तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप नॉर्मल सीरीज पैरेलल से कभी नहीं बता सकते हैं, फिर इसके लिए बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं किरचॉफ लॉ कैलकुलेशन की। लेकिन अगर आप सोच कर देखें किसी तरीके से अगर मैं इस बीच वाले कैपेसिटर को हटा सकूं, आप एक बार विजुलाइज करके देखें, अगर ये बीच वाला कैपेसिटर इसमें ना हो तो बहुत क्लैरिटी से दिख जाएगा कि ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर सीरीज में, नीचे वाले दोनों कैपेसिटर सीरीज में और इक्विवेलेंट पैरेलल में। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसमें बीच वाला कैपेसिटर मैं हटा सकूं किसी तरीके से और बैटरी A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो जो भी चार्ज फ्लो करेगा ऊपर दोनों कैपेसिटर्स पे आइडेंटिकल, नीचे आइडेंटिकल, दोनों सीरीज और इक्विवेलेंट पैरेलल। लेकिन ये केवल तब आप कर सकते हो जब आप बीच वाले कैपेसिटर्स को हटा पाओ, और बीच वाला कैपेसिटर तभी हटेगा जब उस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आ रहा हो। आप याद रखना, जब बीच वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आ रहा हो तो फिर ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को बुलाया जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। नॉर्मल सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, पर इफ सेंट्रल कैपेसिटर डज नॉट अक्वायर एनी चार्ज देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसीलिए, और वो कब चार्ज अक्वायर नहीं करेगा, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। इसीलिए मैंने लिखा यहां पे इफ Vc इज इक्वल टू Vd, Vc इज इक्वल टू Vd, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्यों ऐसा कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड? व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड बिकॉज the central capacitor will not acquire any charge and hence can be removed. In that case C इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज, अगर मैं सेंट्रल कैपेसिटर को हटा पाऊं तो मैंने कहा कि ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, यानी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, नीचे वाले भी दोनों सीरीज में होंगे C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4, और इक्विवेलेंट दोनों का पैरेलल होगा, तो आप C इक्विवेलेंट बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बीच वाले कैपेसिटर को हटाना पड़ेगा, हटना चाहिए। अब हम क्वेश्चन का डायग्राम देखकर ये कैसे पता करेंगे कि बीच वाले कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आ रहा है,
उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, देखो जरा, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग अगर मैं पता करना चाहूं यहां पर, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं मोमेंटरली कि ये वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ये दोनों सीरीज में हैं। अगर ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो A और B के बीच में है। तो दो कैपेसिटर सीरीज में और उसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V है, तो किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आप देखो यहां पे VA माइनस VC का वैल्यू कितना होना चाहिए? VA माइनस VC का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, दिस कैन बी रिटन एज V इंटू दूसरे का कैपेसिटेंस C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। याद करो वोल्टेज डिवीजन रूल। ऐसे ये नीचे वाले भी दोनों कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, अगर मैं C3 के अक्रॉस वोल्टेज लिखना चाहूं, दैट विल बी VA माइनस VD, उसका वैल्यू देखो क्या आना चाहिए? V इंटू दूसरे का कैपेसिटेंस C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4, दिस इज इक्वेशन 2। और मैंने कहा कि ये तभी हो सकता है जब C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, और A पॉइंट तो कॉमन है, और C और D पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि VC2 बाई C1 प्लस C2 मस्ट बी इक्वल टू VC4 बाई C3 प्लस C4। अगर मैं V वाले टर्म को कैंसिल करूं, रीअरेंज करूं, तो C2 C3 प्लस C2 C4 मस्ट बी इक्वल टू C1 C4 प्लस C2 C4। C2 C4 टर्म्स गेट्स कैंसल्ड, रीअरेंज करो तो देखो मिलेगा C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। मतलब आप डायरेक्टली सर्किट में ये चेक कर सकते हैं कि बीच वाला कैपेसिटर हटने वाला है कि नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हो? हमेशा याद रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 4 जंक्शंस होंगे। 4 में से 2 जंक्शंस के क्रॉस बैटरी लगा हुआ होगा और बचे हुए 2 जंक्शन के क्रॉस कैपेसिटर होगा। आप याद रखना, मैं अगर ऐसा अरेंजमेंट बना दूं, यहां पे C5 जोड़ दूं, तो दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये तो सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सीरीज इक्विवेलेंट पैरेलल। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हुआ 4 जंक्शंस में से 2 जंक्शन के क्रॉस बैटरी हो और बचे हुए 2 जंक्शन के क्रॉस सेंट्रल कैपेसिटर हो। उस बचे हुए 2 जंक्शन के दोनों तरफ जो कैपेसिटर का रेशियो है, उन दोनों का रेशियो, ऊपर वाले दोनों का और नीचे वाले दोनों का रेशियो, या फिर बैटरी के जो दोनों टर्मिनल से उसके क्रॉस का रेशियो, आप कैसे भी लोगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि आप इसमें रेशियो को ऐसे भी चेक कर सकते हो, C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। नहीं, इसका मतलब टोटल 4 जंक्शंस हैं, 2 के क्रॉस बैटरी लगा हुआ, 2 के क्रॉस सेंट्रल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप जिसके क्रॉस सेंट्रल कैपेसिटर लगा हुआ उसके दोनों साइड का रेशियो लो, या जिसके क्रॉस बैटरी लगे हुए हैं उसके ऊपर और नीचे का रेशियो लो। अगर वो रेशियो आइडेंटिकल आ रहा है तो दैट मीन्स दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर वो बैलेंस्ड है, और इसमें भी ऐसे ही कैसे चेक करोगे, ऊपर वाले दोनों का रेशियो और नीचे वाले दोनों का रेशियो अगर सेम है तो इस कैपेसिटर को हटा सकते हो। जैसे ही इसको हटाओगे ये सीरीज और इक्विवेलेंट पैरेलल में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन याद रखना, अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, फिर तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन रहेगा, जो कि हम किरचॉफ लॉ पे पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। यानी अगर मुझे आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन पूछना होगा, तो मैं एक तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता हूं आपसे कि सपोज करो मैंने 4 कैपेसिटर ऐसे दे दिए, या रादर 5 कैपेसिटर दे दिए। मान लो ये मैंने कह दिया कि ये 10 माइक्रोफैरेड है, ये 10 माइक्रोफैरेड, ये 10 माइक्रोफैरेड, ये 10 माइक्रोफैरेड, ये 10। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? तो जो सर्किट लेकर आपने थियोरी पढ़ा है, अगर उसी सर्किट के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया गया तो सिंपल होगा। तब तो आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो सेम है, ये हट जाएगा। 10-10 का सीरीज 5, 10-10 का सीरीज 5, 5-5 का पैरेलल 10, इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरेड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इन दोनों सर्किट को छोड़कर किसी और फॉर्मेट में भी पूछा गया है, तो भी हम चेक करते हैं कि क्या हम उस आंसर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल 1 में एक कैपेसिटर्स के कुछ अरेंजमेंट दिए हैं। C1, C2, C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू C है, C3 का वैल्यू 2C है, C4 का वैल्यू 2C है, C5 का वैल्यू 2C एंड C6 इज 4C एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज V।
पूछा गया फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन C1 C3, फिर वही चार्ज एंड वोल्टेज ही पूछा गया क्योंकि है तो वही सीरीज पैरेलल का ही क्वेश्चन। तो आप सोचो अगर मैं इस सर्किट को देखूंगा फर्स्ट साइड पे, मुझे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के तो चलो ये दोनों सर्किट हमने याद कर लिए, पर ये तो कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है। पर ये तो पक्का है ना कि अगर सर्किट में सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा है तो पहला काम तो हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाकर सर्किट को तो सिंप्लीफाई कर ही ले। तो मैं क्या करता हूं, हर केस में पॉइंट पोटेंशियल आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो पहले आप जंक्शंस को नंबर दे दें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जहां जहां करंट डिवाइड होने वाला है उन जंक्शंस को नंबर दे दे। पहले डॉट पर मैं मार्क करूं एक सेपरेट डायग्राम में A, और लास्ट डॉट पे मैं एक सेपरेट डायग्राम में मार्क करूं B। A के साथ चेक करो कॉमन पोटेंशियल जंक्शन, तो A के साथ 1 और 2 ये सब कॉमन पोटेंशियल है, A1 2। B के साथ चेक करो कॉमन पोटेंशियल जंक्शन, तो B6 5, B6 एंड 5 ये सब कॉमन पोटेंशियल जंक्शन है। फिर और क्या बच गया देखना, A1 2 हो चुका है, तो मेरे पास B6 5 है, तो 3 और 4 बचा, और 3 और 4 का पोटेंशियल अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट पे 3 मार्क कर लेता हूँ और एक डॉट पे 4 मार्क कर लेता हूँ। कैपेसिटर्स देखता जाऊं मैं और डायग्राम में ज्वाइन करता जाऊं। पहला कैपेसिटर C1 देखो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, जंक्शन 1 और जंक्शन 4 के बीच में, जंक्शन 1 और 4 के बीच में ये जुड़ा हुआ है C1 विच इज C, जंक्शन 1 और 4 के बीच में C1 दिस इज C। फिर देखो अगला कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है वो जंक्शन 2 और 3 के बीच में, ये मेरे लिए जंक्शन 2 है, ये 3 है, तो जंक्शन 2 और 3 के बीच में ये कैपेसिटर है C5 दैट इज 2C। फिर ये कैपेसिटर देखो 3 और 4 के बीच में, मेरे लिए ये पॉइंट 3 ये पॉइंट 4 दिस इज C3, C3 का वैल्यू है 2C। फिर देखो 4 और 5 के बीच में C2 जुड़ा हुआ है, मेरे लिए ये 4 पॉइंट है ये 5 पॉइंट है, इसके बीच में C2 विच इज C। फिर ये कैपेसिटर देखो जुड़ा हुआ है 3 और 5 के बीच में, 3 ये पॉइंट है 5 ये पॉइंट है, तो 3 और 5 के बीच में यहां से मैं जोड़ देता हूं 3 और 5 के बीच में C4 दैट इज 2C। और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 2 और 6 के बीच में C6 विच इज 4C, 2 पॉइंट ये है 6 पॉइंट ये है, तो 2 और 6 के बीच में एक और कैपेसिटर मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज C6 विच इज 4C। और बैटरी कनेक्टेड है A और B के बीच में, तो A और B के बीच में मैंने बैटरी ज्वाइन कर दिया, A और B के बीच में बैटरी है V वैल्यू का। सिंप्लीफाइड सर्किट जो पॉइंट पोटेंशियल लगाने के बाद दिख रहा है वो ये सर्किट है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर का जो सर्किट है, ये जो पोर्शन है, ये 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट है और वो इस सर्किट जैसा कुछ दिख रहा है। टोटल क्वेश्चन में 6 कैपेसिटर थे और मैंने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो 5 कैपेसिटर से बनता है, इसका मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ एक और कैपेसिटर पैरेलल में है। ऊपर वाला सर्किट व्हीटस्टोन है, उसके साथ ये 4C वाला कैपेसिटर पैरेलल है। अच्छा ये चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो चेक करोगे तो C/C1, नीचे वाले दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो चेक करोगे 2C/2C1, यानी ये बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये जो C3 कैपेसिटर है दैट विल नॉट अक्वायर एनी चार्ज। ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर ये सीरीज में होंगे, पक्का है। अगर सीरीज में ये होंगे तो पूरे के क्रॉस वोल्टेज यही V है, तो दोनों के क्रॉस V/2 मतलब इस पे चार्ज हो जाएगा CV/2, इस पे भी चार्ज हो जाएगा CV/2। ऐसे ही यहां पे भी V/2 क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड होगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं V/2, तो इसका मतलब यहां पे चार्ज होना चाहिए 2C × V/2, दैट मीन्स चार्ज विल बी CV, और इस पे भी 2C × V/2 चार्ज विल बी CV। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C1, बताओ QC1 कितना है, VC1 कितना है, ऐसे ही QC3 कितना है, VC3 कितना है, और ऐसे ही QC6 कितना है और VC6 कितना है। QC1 चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 दिस इज CV/2, वोल्टेज अक्रॉस C1 जैसे पूरे के अक्रॉस वोल्टेज V है, ये दोनों सीरीज में है तो V/2। QC3 ये तो सेंट्रल कैपेसिटर है, 0 चार्ज 0 वोल्टेज, C6 पे चार्ज, C6 ये वाला कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस तो पूरा का पूरा V वोल्टेज है ना, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्टेज तो V हो गया और चार्ज हो गया Q = CV, यानी 4C × V 4CV।
ये हर एक कैपेसिटर पे चार्ज और वोल्टेज का वैल्यू जो इस केस में हमें मिलेगा। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर था पैरेलल में। ऐसे ही आइडेंटिफाई किया करें आप सर्किट को। अगर कुछ भी फर्स्ट स्टेप में सर्किट को देखकर अगर आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या अप्रोच लेना चाहिए, तो पहला काम पॉइंट पोटेंशियल लगाएं। पॉइंट पोटेंशियल लगाकर सर्किट को एक बार स्ट्रेट कर लें तो जो दिखना होगा सीरीज पैरेलल वो दिख जाएगा, बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट भी नजर आ जाएंगे। जैसे चेक करें हम सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में भी मैंने एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें कुछ कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। ये जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल पे कैपेसिटर लगे हुए हैं वो 2 और 6, और यहां पे कॉर्नर से सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइंस पे लगे हुए 244 माइक्रोफैरेड है हर एक केस में कैपेसिटर का वैल्यू, और यहां बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की। मुझसे पूछा गया फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर इस अरेंजमेंट को अगर फर्स्ट साइट में देखें तो डायरेक्टली बताना पॉसिबल नहीं है कि इसमें कोई सीरीज में है, पैरेलल में है। तो पहला काम सर्किट को सिंप्लीफाई कर ले पॉइंट पोटेंशियल लगाकर। जंक्शंस को नंबर दे देते हैं 1 2 3, ए और बी है, इसको 4 मान लो। एक डॉट पे मैं बनाऊं पहले टर्मिनल ए और एक डॉट पे मैं बनाऊं टर्मिनल बी। ए के साथ चेक करो इक्वल पोटेंशियल जंक्शन, ए के साथ 1 है इक्वल पोटेंशियल पे तो ए और 1। बी के साथ इक्वल पोटेंशियल जंक्शन देखो, बी के साथ 4, कोई भी ना बैटरी है ना कैपेसिटर है ना रेजिस्टर है ना इंडक्टर है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं 4 कारणों से आता है। अच्छा, उसके बाद बच गया जंक्शन 2 और 3। जंक्शन 2 और 3 किसी के साथ सेम पोटेंशियल पे नहीं है, तो यहां पे मैं 2 बना देता हूं और यहां पे 3। कैपेसिटर्स देखता जाता हूं, इसमें ज्वाइन करता जाता हूं। पहला कैपेसिटर देखो है 1 और 2 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, 1 यहां पे 2 यहां पे, 1 और 2 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है। फिर देखो है कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में, फिर 1 और 3 के बीच में है 4 माइक्रोफैरेड। यहां पे 1 यहां पे 3, 1 और 4 के बीच में ये 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है। फिर देखो 2 और 3 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, 2 और 3 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है। फिर 2 और 4 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, 2 यहां पे 4 यहां पे, 2 और 4 के बीच में भी 2 माइक्रोफैरेड। फिर है देखो 3 और 4 के बीच में 4 माइक्रोफैरेड, 3 और 4 के बीच में 4 माइक्रोफैरेड। और एक कैपेसिटर है 1 और 4 के बीच में 6 माइक्रोफैरेड, 1 यहां पे 4 यहां पे, 1 और 4 के बीच में 6 माइक्रोफैरेड। और बैटरी कनेक्टेड है 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। फिर वापस अरेंजमेंट देखो तो इस क्वेश्चन में भी 6 कैपेसिटर थे, और ऊपर वाले सर्किट को अगर विजुलाइज आप कर पाओ तो आप देख पाओगे ये वाला सर्किट तो वापस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ एक कैपेसिटर पैरेलल में है। छठा कैपेसिटर अरेंजमेंट के साथ पैरेलल में होगा। चेक करते हैं ये बैलेंस्ड है क्या। तो ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर का रेशियो और नीचे वाले दोनों कैपेसिटर का 4/4 1, 2/2 1। इसका मतलब बीच वाले कैपेसिटर पे ना चार्ज आएगा ना वोल्टेज आएगा। और निश्चित है कि 12 वोल्ट है और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट। ऐसे नीचे वाले भी ये दोनों सीरीज में है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, ये भी 2 माइक्रोफैरेड ये भी 2 माइक्रोफैरेड, तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट। और इस 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस तो पूरा का पूरा 12 वोल्ट। तो इस पे चार्ज हो गया 72 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज हो गया 6 × 2 12 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज फिर वापस वही 12 माइक्रोकूलम 6 × 2, और इस पे चार्ज हो गया 6 × 4 24 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज हो गया 6 × 4 24 माइक्रोकूलम। हर एक पे चार्ज वोल्टेज मिल गया। हमने पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाने के बाद ये समझ में आया कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, ऐसे ही देखो एक अरेंजमेंट और मैंने यहां पे दिया हुआ है। मैं इन क्वेश्चंस में जो कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि थ्योरी वाले डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग ही क्वेश्चन नहीं दिया जाए, वो दिया जाएगा तो आप पहचान ही लोगे। थ्योरी वाले डायग्राम से कुछ अगर चेंज करके भी क्वेश्चन दिया जाए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाने पर आप उसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में देख पाएंगे, अगर आप ये 2 सर्किट याद रखते हैं।
ये तो याद रखना पड़ेगा कि आइदर दिस और दिस कंडीशन इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये दोनों तो याद ही रखना है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 में देखो, यहां मैंने पूछा है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केवल हमें पता करना है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। ठीक है, तो चेक करते हैं सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले मुझे सर्किट को, फिर देखो कुछ जंक्शंस वायर से टच दिख रहे हैं। अगर मैंने कहा नॉर्मल वायर से कुछ जंक्शंस कनेक्टेड दिख रहे हो तो जंक्शंस को नंबर देकर पॉइंट पोटेंशियल लगा लेना चाहिए। तो जंक्शन 1 यहां पे, जंक्शन 2 यहां पे, जंक्शन 3 यहां पे, जंक्शन 4 यहां पे, 5 यहां पे, 6 यहां पे। सभी जंक्शंस को मार्क करने के बाद मैं एक डॉट पे मार्क करूं ए और कुछ दूरी पे मैं मार्क करूं बी। चेक करो, ए के साथ सेम पोटेंशियल जंक्शन, ए के साथ 1 जो है वो सेम पोटेंशियल जंक्शन है। अच्छा, बी के साथ चेक करो 6 है सेम पोटेंशियल जंक्शन, और तो कोई सेम पोटेंशियल पे नहीं है, 1 के बाद कैपेसिटर है। अच्छा, और क्या बच गया, 2 बच गया, तो कुछ दूरी पे 2 बना लेता हूं। 2 के साथ सेम पोटेंशियल पे 3 है, तो 2 और 3 आइडेंटिकल। अच्छा, और देखो अगला जंक्शन बच गया 4, और 4 से 5 वायर से जुड़ा हुआ है, यानी 4 और 5 सेम पोटेंशियल। कैपेसिटर ज्वाइन कर लो। पहला कैपेसिटर देखो है 1 और 2 के बीच में 20, तो 1 और 2 के बीच में 20 माइक्रोफैरेड। फिर एक कैपेसिटर है देखो 1 और 3 के बीच में 10, 1 और 3 के बीच में 10 माइक्रोफैरेड। अच्छा, फिर देखो कैपेसिटर, ये दोनों हो गए। फिर देखो कैपेसिटर है 2 और 4 के बीच में 8, 2 और 4 के बीच में 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, फिर देखो एक कैपेसिटर है 3 और बी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड, 3 और बी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड, तो 3 और बी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड। फिर एक कैपेसिटर है ए और 5 के बीच में, ए और 5 के बीच में देखोगे तो ए और 5 के बीच में है 15 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया। और क्या बच गया हमारे पास, 4 और 6 के बीच में 1 माइक्रोफैरेड, 4 और 6 के बीच में 1 माइक्रोफैरेड, और देखो 5 और 6 के बीच में 1 माइक्रोफैरेड, तो 5 और 6 के बीच में भी 1 माइक्रोफैरेड। कुछ अरेंजमेंट ऐसा मिल रहा है। अभी भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप एनालाइज कर देखें, तो ये दोनों कैपेसिटर 20 और 10 पैरेलल में है, और ये वाले 1 और 1 पैरेलल में है। अगर मैं इस 20 और 10 को एक बना दूं, यहां पे भी दिख रहा है 20 और 10 पैरेलल में है, क्योंकि ये इसी पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व कर अगर मैं एक कैपेसिटर यहां पे बना दूं 30 माइक्रोफैरेड का, ध्यान से देखना, ये दोनों पैरेलल मैंने एक बना दिया, और ये 1 और 1 यहां पे भी दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में सेम पॉइंट्स के भी अक्रॉस लगे हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों को सॉल्व करके अगर मैं एक कैपेसिटर यहां पे लगा दूं 2 माइक्रोफैरेड का, 1 और 1 पैरेलल में। अब जरा अरेंजमेंट को आप वापस देखो, तो ये फॉर्मेट आप इससे कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ हमें यह देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिख रहा है 5 कैपेसिटर के अरेंजमेंट, ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर का रेशियो मतलब 30 और 4 का रेशियो होना चाहिए 15/2, और नीचे वाले दोनों का रेशियो देखो 15/2, यानी रेशियो आइडेंटिकल है। रेशियो आइडेंटिकल है मतलब बीच वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, नीचे वाले दोनों सीरीज में है, और इक्विवेलेंट पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाना चाहिए, 30 और 4 का सीरीज। 30 और 4 का सीरीज का मतलब हो जाएगा 30 × 4 डिवाइडेड बाई 30 + 4, यानी सी इक्विवेलेंट अगर मैं ए बी के बीच में कैलकुलेट करूं तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी होना चाहिए 30 × 4 डिवाइडेड बाई 34 प्लस नीचे का हो जाएगा 15 × 2 डिवाइडेड बाई 15 + 2। जो भी सॉल्व कर वैल्यू आए वो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ए और बी के बीच में। हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ही, डायरेक्ट के बजाय थोड़ा मोल्ड करना पड़ा पॉइंट पोटेंशियल लगाकर। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर लें। एक और अरेंजमेंट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही। अभी तक अगर आप देखें तो कितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस
एक तो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली देखकर समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये सीरीज में ये पैरेलल में, तो आप सॉल्व कर लें। डायरेक्टली अगर फर्स्ट साइट में सीरीज पैरेलल नहीं नज़र आया तो पहला अटेम्प्ट आप करेंगे कि जंक्शंस को चेक करें कि क्या नॉर्मल वायर से जुड़े हुए हैं, पॉइंट पोटेंशियल का क्वेश्चन है क्या। पॉइंट पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं है तो फिर प्लेट फॉर्मेट का क्वेश्चन है क्या। प्लेट फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है तो फिर चेक करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन का बहुत कॉमन फॉर्मेट रेजिस्टर्स में भी कैपेसिटर्स में भी आपको मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स बड़े सर्किट्स के क्वेश्चन होंगे। आप याद रखना, अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स या बहुत सारे रेजिस्टर सर्किट में दिख रहे हैं और वो सिमेट्रिक वैल्यूज के C2C मतलब आइडेंटिकल वैल्यूज के दिख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे सर्किट्स को हम सिमेट्रिकल सर्किट्स कहते हैं। और सिमेट्रिकल सर्किट्स के क्वेश्चन 2 डायमेंशनल प्लेन में भी मिलता है और 3 डायमेंशनल प्लेन में भी मिलता है। 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब सर्किट जो है वो XY प्लेन में ही होगा, और 3 डायमेंशनल प्लेन का मतलब सर्किट में XY के साथ Z एक्सिस भी हो सकता है। तो जब सर्किट 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा तो हम उसको ऐसा डेजिग्नेट किया जा सकता है, इसको इट इज कॉल्ड सिमेट्री इन 2 डायमेंशन, जबकि 3 डायमेंशनल प्लेन में हो तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री इन 3 डायमेंशन। तो यहां मैंने लिख रखा है इफ सर्किट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ सिमेट्रिक वैल्यूज देन सिमेट्री मेथड कैन बी यूज्ड। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सिमेट्री इन 2 डायमेंशन। आप याद रखना, कभी भी आपको सर्किट में जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, या जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, उनके बीच अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और उनके बीच कोई ऐसा लाइन आपको दिख रहा हो, उनके बीच कोई ऐसी लाइन हो जिसके दोनों तरफ सर्किट बिल्कुल मिरर इमेज हो। बिल्कुल मिरर इमेज का मतलब, अगर उस लाइन के अबाउट आप सर्किट को फोल्ड करो तो हर कैपेसिटर जो अगले कैपेसिटर के ऊपर ओवरलैप करे वो सिमेट्रिक वैल्यूज के होने चाहिए। तो उस लाइन को हम बुलाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक इंपॉर्टेंट टर्म हम यहां डिफाइन करेंगे कि इफ देयर exists a line about which circuit is mirror image of each other, and that line should pass between terminals A and B, then it is called line of symmetry. और याद रखना कि लाइन ऑफ सिमेट्री के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वी पोटेंशियल लाइन। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले डायग्राम में देखूं तो ए और बी के बीच से गुजरने वाला कोई ऐसा लाइन जिसके दोनों तरफ सर्किट बिल्कुल मिरर इमेज हो, तो अगर मैं यहां से इस सर्किट को बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूं, वो बाइसेक्टर लाइन निश्चित है कि ये जो सेंट्रल कैपेसिटर है उसके भी बिल्कुल बीच से गुजरना चाहिए ताकि दोनों तरफ मिरर इमेज बने। और अगर आप इस लाइन के अबाउट फोल्ड करो इस सर्किट को, तो हर कैपेसिटर जो अगले कैपेसिटर के ऊपर ओवरलैप करेगा उनका वैल्यू आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब अगर यहां C और यहां 2C है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन यहां C, यहां 2C और यहां 2C है तो इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि फोल्ड करोगे तो C के ऊपर C, 2C के ऊपर 2C। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो याद रखना लाइन ऑफ सिमेट्री के हर एक पॉइंट पे मैंने कहा पोटेंशियल इक्वल होगा। दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन। ये रिजल्ट डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ये डिराइव्ड है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अगर आप यहां पे बैटरी लगाओगे और सभी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, चार्ज कैलकुलेट करोगे, और आप इन सभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचकर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचकर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करोगे, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो आइडेंटिकल आता है। इसीलिए इसको हम सिमेट्री लाइन को इक्विपोटेंशियल लाइन कह रहे हैं।
अगर आपको ये पता चल गया कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन है फिर तो बहुत आसान हो गया। अब मैं जंक्शंस को नंबर देकर पॉइंट पोटेंशियल मेथड फिर यूज कर लूं। इसीलिए मैंने शुरुआत पॉइंट पोटेंशियल से किया था, क्योंकि पॉइंट पोटेंशियल तो आपको हर बार यूज करना ही पड़ेगा। यहां मैं जंक्शंस को नंबर दूं 1 2, यहां पे 3। सपोज ये लाइन जहां कैपेसिटर को बीच से इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अच्छा, आप सोचकर देखो, अगर लाइन ऑफ सिमिट्री, ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि अगर लाइन ऑफ सिमिट्री इज बाइसेक्टिंग अ कैपेसिटर, अगर लाइन ऑफ सिमिट्री एक कैपेसिटर के बीच से होकर गुजर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको दो कैपेसिटर्स में तोड़ देना चाहिए। अगर लाइन ऑफ सिमिट्री एक कैपेसिटर सी के बिल्कुल बीच से होकर गुजर रहा है, तो दिस शुड बी ब्रोकन इनटू टू कैपेसिटर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री, और दोनों का वैल्यू लेना चाहिए 2c 2c। c/2 c/2 नहीं, क्योंकि c/2 सीरीज में जुड़ेगा तो c/4 हो जाएगा। हमें c को तोड़ना है, तो 2c 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 कंबाइन होकर सीरीज में c बनेगा। और अगर सपोज लाइन ऑफ सिमिट्री के ऊपर दो कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स हैं वो अगर ऐसे हैं, मतलब लाइन ऑफ सिमिट्री इज पासिंग थ्रू अ कैपेसिटर थ्रू इट्स टर्मिनल्स, तो फिर उस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ सिमिट्री के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और अगर वो कैपेसिटर के टर्मिनल से होकर गुजर रहा है तो इसका मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फिर चार्ज नहीं एक्वायर होगा। तो फिर ऐसे केस में उस कैपेसिटर को हम नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे इस केस में लाइन ऑफ सिमिट्री इससे होकर गुजर रहा है, तो दिस कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन इनटू टू कैपेसिटर्स, यहां पे 2c, यहां पे 2c। और अब मैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा लूं। एक डॉट पे मैं मार्क कर लूं पॉइंट A, और एक डॉट पे मैं मार्क कर लूं पॉइंट B। A के साथ इक्वल पोटेंशियल जंक्शन देखो, A के साथ 1, B के साथ अगर जंक्शन देखोगे इक्वल पोटेंशियल तो 7। ठीक है, 1 के बाद अगला जंक्शन देखो है 2, तो यहां पे 2 बना लेता हूं। 2 के किसी के साथ इक्वल पोटेंशियल नहीं है। 2 के बाद देखोगे तो जंक्शन 3 के साथ इक्वल पोटेंशियल है 3, 4 एंड 5, तो 3, 4 एंड 5। और इधर बच गया एक जंक्शन 6, तो यहां पे 6 बना लो, और ये B और 7 है। अब कैपेसिटर ज्वाइन कर लो। आप देखो पहला कैपेसिटर है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में C। फिर देखो कैपेसिटर है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में C। फिर कैपेसिटर है 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 2C है, यही पॉइंट 2, ये पॉइंट 4, तो 2 और 4 के बीच में 2C। फिर देखो एक कैपेसिटर है 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में C, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 2 और 5 के बीच में C। एक कैपेसिटर और है जो 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में 1 ये पॉइंट, 5 ये पॉइंट, 1 और 5 के बीच में C। 5 कैपेसिटर बन गए। 5 इधर बने तो निश्चित है कि ऐसे ही 5 कैपेसिटर इधर भी बनेंगे, क्योंकि सिमिट्री है। टोटल 10 कैपेसिटर, जबकि सर्किट में मेरे ख्याल से 9 कैपेसिटर्स थे, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 3, 9 कैपेसिटर्स थे। 10 क्यों बन गए? क्योंकि एक कैपेसिटर को मैंने 2 में तोड़ा था। तो आप चाहें तो पूरे सर्किट डायग्राम को बनाएं, या आप चाहें तो आधे को बनाएं, क्योंकि सिमिट्री है तो जैसा इक्विवेलेंट इधर मिलेगा वैसा इक्विवेलेंट इधर भी मिलेगा। तो आधे का निकाल कर आधा कर दूं। देखना जरा इस वाले पूरे पार्ट का इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, इस पार्ट का, तो 2C, C और ये C, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में, तो 2C, C, 3C और C, 4C के साथ ये C सीरीज में, 4C इंटू C/4C प्लस C, 4C/5। 4C/5 के साथ ये C पैरेलल में, 4C/5 प्लस C, 9C/5, मतलब आधे का कैपेसिटेंस आ गया 9C/5। तो जायज है आधे का अगर ये आया तो इधर वाले आधे का भी तो यही आएगा, क्योंकि सिमेट्री है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 2 सीरीज में मतलब हाफ हो जाता है, तो 9C/5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 9C/10, ये आना चाहिए सर्किट का C इक्विवेलेंट। क्योंकि इधर भी सर्किट बनाओगे तो यही दिखेगा आपको, यहाँ एक C, यहाँ एक C, यहाँ 2C, ये C, यहाँ पे C और यहाँ पे C, बिल्कुल सिमेट्रिक सर्किट। तो जो उधर का कैपेसिटेंस है वही इधर का कैपेसिटेंस, आधा निकाल कर आधा कर दो। जैसे इस वाले केस में भी मैंने एक 2 डायमेंशनल सर्किट लिया। जब भी आपको बड़ा सर्किट दिखे तो समझ जाना सिमेट्री का केस है। A और B के बीच में निकालना है, तो मान लो मैं जंक्शंस को नंबर दे दूं और एक ऐसा लाइन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं जिसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिकल है। अच्छा,
यहां आप ध्यान से देखो तो एक ऐसा लाइन भी आप इमेजिन कर सकते हो जो ए बी से होकर गुजर रहा है, वो भी सिमेट्री लाइन है क्योंकि उसके भी दोनों तरफ सर्किट मिरर इमेज है। लेकिन ए बी कभी सिमेट्री लाइन नहीं हो सकता है क्योंकि ए बी के क्रॉस तो हम बैटरी लगाने वाले हैं, और बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सिमेट्री लाइन हमेशा ए और बी के बीच से गुजरने वाला लाइन होना चाहिए जो सर्किट को बिल्कुल बाइसेक्ट करे। तो अगर मैं जंक्शंस को नंबर दे दूं यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे चाहो तो इधर भी दो 7 8 पॉइंट पोटेंशियल लगाऊं, इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। एक डॉट पे ए और 1, एक डॉट पे 2, अगले डॉट पे 3 4 5 और 6, और चाहो तो इधर भी बनाओ 7 8 और बी, पर आधे सर्किट को बनाना सफिशिएंट होता है। ये 1 और 2 के बीच में देखो सी, 1 और 3 के बीच में सी, तो 1 और 3 के बीच में सी, फिर 2 और 4 के बीच में सी, तो 2 और 4 के बीच में सी, 2 और 5 के बीच में सी, तो 2 और 5 के बीच में सी, ये भी हो गया। फिर 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में सी। ये टोटल कितने हो गए? 2 2 4 1 5 इधर बन गए। 5 इधर बने तो जायज है 5 इधर भी बनेंगे 10, लेकिन आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे यहाँ तो 12 कैपेसिटर्स हैं, 12 में से ये दोनों कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। क्यों? इस बार लाइन ऑफ सिमेट्री उसके दोनों टर्मिनल से होकर गुजर रहे हैं, और लाइन ऑफ सिमेट्री के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब चार्ज नहीं आएगा, और बिना चार्ज वाला कैपेसिटर सर्किट में अननेसेसरी होता है। तो इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट निकालोगे तो सी सी पैरेलल में 2C के साथ सी सीरीज में 2C/3, 2C इंटू सी बाई 2C प्लस 2C/3, 2C/3 के साथ 2C पैरेलल में 2C/3 प्लस 2C, 2C/3 प्लस 2C, तो 6 8C/3, इसका इक्विवेलेंट हो गया 8C/3। अगर ये 8C/3 है तो इधर का भी 8C/3, मतलब फाइनल इक्विवेलेंट विल बी इसका आधा C'/2, 8C/3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4C/3। C इक्विवेलेंट का वैल्यू इज 4C/3। नहीं? अच्छा, ये जो सर्किट हुआ दिस इज सिमेट्री इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2 डायमेंशन में तो आसान है, लाइन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। लेकिन अगर कभी 3 डायमेंशनल सर्किट हो और उसमें भी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिख रहे हो, तो भी आप यहां पे एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। वो कंसेप्ट क्या है? तो जब भी 3 डायमेंशन दिखे तो आप पहले जंक्शंस को नंबर दे देना 1 2 3 4 5 6, और जिन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है इक्विवेलेंट निकालना है, उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, मतलब टर्मिनल ए, वहां से उन जंक्शंस को मार्क करना जो इक्वल कैपेसिटेंस की दूरी पर है। जैसे आप देखो टर्मिनल ए से सी कैपेसिटेंस की दूरी पर, सी कैपेसिटेंस की दूरी पर ये 3 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, और ये 6 जंक्शन है। ये तीनों ही जंक्शन टर्मिनल ए से सी कैपेसिटेंस की दूरी पर है। इन तीनों जंक्शंस में से उन जंक्शंस का पोटेंशियल सेम होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से भी आइडेंटिकल पोजीशंस पे हो। क्या मतलब इसका? अगर मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इन तीनों जंक्शंस को चेक करना चाहूं तो देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से 6 जंक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे 0 कैपेसिटेंस की जरूरत है। लेकिन अगर 3 जंक्शन तक पहुंचना है बाय शॉर्टेस्ट रूट तो मुझे कम से कम 2C को कवर करना पड़ेगा, और 2 जंक्शन तक पहुंचना है बाय शॉर्टेस्ट रूट तो कम से कम मुझे 2C कैपेसिटेंस को कवर करना पड़ेगा। यानी ये 2 और ये 3 जंक्शन का पोटेंशियल सेम है। 3 डायमेंशनल सर्किट में उन जंक्शंस का पोटेंशियल सेम होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से सिमेट्रिक पोजीशंस पर हैं। पर यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इधर से अगर C दूरी पर है तो उधर से भी C कैपेसिटेंस की दूरी पे होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल से C दूरी वाले जंक्शंस, नेगेटिव टर्मिनल से 2C हो सकता है, 3C हो सकता है, पर सिमेट्रिक होना चाहिए। पॉजिटिव से अलग देखना है नहीं, तो मेथड ये है कि पहले आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से C दूरी वाले जंक्शंस मार्क कर ले, फिर नेगेटिव टर्मिनल से देखें जो जो बराबर दूरी पर है उनका पोटेंशियल सेम होगा। जैसे एक और जंक्शन का मैं केस लेकर आपको बताऊं,
अब मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो जंक्शन मार्क करता हूं जो 2C दूरी पर है, शॉर्टेस्ट पाथ से। तो देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 4 तक पहुंचने के लिए मुझे 2C कैपेसिटेंस कवर करना पड़ेगा। 5 तक पहुंचने के लिए मुझे 2C कैपेसिटेंस मिनिमम कवर करना पड़ेगा। यही दो जंक्शंस हैं जो 2C कवर करके मैं पहुंच सकता हूं, किधर से भी पहुंचूं। अब इन दोनों जंक्शंस में से इन दोनों जंक्शन का पोटेंशियल सेम होगा अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से भी सिमेट्रिक जगह पे हो। आप देखो नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप चलो तो 4 तक पहुंचने के लिए आपको C कैपेसिटेंस कवर करना पड़ रहा है और 5 तक पहुंचने के लिए भी C कैपेसिटेंस कवर करना पड़ रहा है। मतलब ये दोनों जंक्शंस जो हैं वो इक्वी पोटेंशियल है। लेकिन याद रखना ये दोनों अलग इक्वी पोटेंशियल है, ये दोनों अलग इक्वी पोटेंशियल है। मतलब अगर मैं पॉइंट पोटेंशियल लगाऊंगा तो मैं एक जंक्शन पे मार्क करूंगा A और 1, एक जंक्शन पे मार्क करूंगा B और 6, और 1 के बाद जब मैं 2 मार्क करूंगा तो 2 के साथ सेम पोटेंशियल पे होगा 3, और जब मैं 4 मार्क करूंगा तो 4 के साथ इक्वी पोटेंशियल पे होगा 5। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से सिमेट्रिक पोजीशंस वाले जंक्शंस इक्वी पोटेंशियल होते हैं। जैसे ये आप कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसको चेक करने के लिए, अगर मान लो मैं इस वाले केस में आपसे पूछूं, क्यूब वाले केस में, सपोज A और B के बीच में मैंने बैटरी लगाया, A और B के बीच में, और मैं यहां जंक्शंस को नंबर दे दूं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन से इक्वी पोटेंशियल है। तो पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं C दूरी वाले सारे जंक्शंस मार्क कर लूं। C दूरी पर है 5, C दूरी पे 4, C दूरी पे 2। अगर मैंने मार्क किया इसका मतलब यह नहीं कि इन तीनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इन तीनों में से उनका पोटेंशियल सेम होगा जो नेगेटिव टर्मिनल से भी सिमेट्रिक हो। तो आप देखो नेगेटिव टर्मिनल से अगर मैं पहुंचूं शॉर्टेस्ट पाथ से तो 5 तक पहुंचने के लिए मुझे 2C की जरूरत है, 2 तक पहुंचने के लिए भी मुझे 2C की जरूरत है, और 4 तक पहुंचने के लिए भी मैं 2C से पहुंच सकता हूं। यानी इन तीनों जंक्शंस का पोटेंशियल इक्वल है। ऐसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर 2C दूरी वाले जंक्शंस देखूं मैं, तो यहां से 2C दूरी पर मैं 6 पे पहुंचूंगा, 2C दूरी चलकर मैं 2C दूरी चलकर मिनिमम 6 पे पहुंच सकता हूं, और 2C दूरी चलकर 7 पे भी पहुंच सकता हूं, और 2C दूरी चलकर 3 पे भी पहुंच सकता हूं। अब ये तीनों में से उनका पोटेंशियल सेम होगा जो दूसरी साइड से भी सिमेट्रिक हो। दूसरी साइड से देखो 7 तक पहुंचने में मुझे 1C की जरूरत है, यहां तक भी पहुंचने के लिए 1C, और यहां तक भी, मतलब इन तीनों जंक्शंस का भी पोटेंशियल आपस में सेम है। ये तीनों आपस में सेम पोटेंशियल पे, ये तीनों आपस में। तो अगर मैं पॉइंट पोटेंशियल ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाऊं तो अब तो कैपेसिटर ज्वाइन कर दूं 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर C, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर C, एक कैपेसिटर देखो 2 और 3 के बीच में, 2 पॉइंट भी यहीं, 3 पॉइंट भी यहीं, तो बनाओगे भी तो लूप बनेगा। और मैंने बार बार कहा लूप वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं होता है क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर देखो और कैपेसिटर्स में ज्वाइन करूं यहां पे 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर C। फिर देखो 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर, तो 2 यहां पे 5, यहां पे 2 और 5 के बीच में C। फिर आप देखो 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर C, 4 और 5 के बीच में भी बनाओगे तो लूप बनेगा, वो भी कैपेसिटर काम का नहीं है। फिर चेक करो 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में C, ये भी हो गया। 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में C, ये भी हो गया। एक कैपेसिटर है 1 और 6 के बीच में, 1 यहां पे 6 यहां पे, यानी 1 और 6 के बीच में भी एक C। टोटल क्वेश्चन में थे 3 3 6 9 कैपेसिटर्स, 9 यहां पे बन गए, 2 4 6 7 8 और 9, 9 में से 2 काम के नहीं है, तो इसका हो गया 2C, इसका हो गया 2C, इसका हो गया 2C 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 सीरीज में 2C/3। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट बाई उतना नंबर हो जाता है 2C/3, 2C/3 के साथ C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट का फाइनल आंसर होना चाहिए 2C/3 प्लस C, दैट इज 5C/3। ऐसे इस वाले केस में अगर देखोगे तो मैं एक डॉट पे मार्क करूं पॉइंट A और एक डॉट पे मार्क करूं पॉइंट B। A के साथ सेम पोटेंशियल पे है 1, B के साथ सेम पोटेंशियल पे है 8,
अच्छा, 1 के बाद आइडेंटिकल पोटेंशियल जंक्शन है 2, 2 के साथ मैंने कहा था 2, 4 और 5, ये सब सेम पोटेंशियल पे 2, 4, 5। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सी दूरी पर, नेगेटिव से 2C दूरी पे। और अलग से इक्वी पोटेंशियल है 3, 7 एंड 6, बैटरी के पॉजिटिव से 2C पर और नेगेटिव से सी पर। तो वो हो गए 3, 7 एंड 6। कैपेसिटर ज्वाइन कर लो, टोटल 12 कैपेसिटर्स हैं। तो 1 से 2, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 2, 1 से 4, 1 से 5, मतलब 3 कैपेसिटर तो यहां लग जाएंगे, सी। फिर वैसे ही देखोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, यानी 7 से 8, 3 से 8 और 6 से 8, मतलब 3 यहां पे लग जाएंगे, सी और सी। तो जायज़ है, 6 ये हो गए, 12 होने मतलब बाकी 6 इनके बीच में ही लगेंगे। आप चाहो तो एक एक पे जाकर काउंट करके देख लो, यहाँ पे टोटल 6 कैपेसिटर्स होने चाहिए। नहीं, 2 से 3 तक, 2 से 7 तक 2 कैपेसिटर, 4 से 3 तक, 4 से 6 तक 2 कैपेसिटर, 5 से 7 तक, 5 से 6 तक 2 कैपेसिटर, 6 कैपेसिटर हो जाएंगे। इस वाले ब्रांच का हो गया 3C, इसका हो गया 6C, इसका हो गया 3C। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट मस्ट बी 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/6C। एलसीएम अगर लो तो यहां पे हो जाना चाहिए 6C, तो 2 + 1 1/C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 6C/5। ऐसे 3 डायमेंशन में सिमेट्री वाले क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो ये आप खुद बना सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक्सट्रीम डायगोनल्स के बीच निकाला ना, वैसे आप क्या करना, एक क्यूब के 2 कंसेक्यूटिव कॉर्नर्स के बीच में भी निकालना, फिर एक क्यूब के एक फेस के डायगोनल के बीच में निकालना। मतलब सी इक्विवेलेंट आप इसमें और प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो, सी इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 5, और एक आप कैलकुलेट करना सी इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 7। 1 और 7 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आएगा वो यही आना चाहिए जो हम लोगों ने इसमें निकाला है। क्योंकि आप ध्यान से देखें तो इसको चिपका दे अगर दोनों 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में, तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो 1 और 7 के बीच वाला आंसर तो आप चेक भी कर सकते हैं, यही आना चाहिए 4C/3, और 1 और 5 के बीच वाला जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट एज 12C/7। तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिले। पर याद रखना, अगर कहीं सिमेट्री की जरूरत पड़े तो दोनों ही प्लेन्स में आप 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सभी पार्ट्स को नोट करें। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फाइनल फॉर्मेट का क्वेश्चन जो आपको उस सेक्शन में मैं बता सकता हूं जिसमें फर्स्ट साइट में सीरीज पैरेलल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो है इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन। मैंने कहा कि या तो आप फर्स्ट साइट में पहचान लेंगे सीरीज पैरेलल, नहीं पहचान पाए फिर भी सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, ये कैसे पहचानोगे अगर क्वेश्चन में एक बैटरी दिख रहा हो। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में एक बैटरी दिख रहा है, बैटरी मतलब 2 टर्मिनल्स केवल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हीं टर्मिनल्स के बीच में एक बैटरी लगेगा। एक बैटरी अगर है सर्किट में तो डेफिनेटली सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, अब वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, वो एक पॉइंट है। आप अगर डायरेक्टली पहचान पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट पोटेंशियल, इनफाइनाइट सीरीज, सिमेट्री मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे मेथड, उसमें जो फाइनल मेथड है वो है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज सर्किट में किसको कह रहा हूं, आप देख पाएंगे कि कई बार एक ही जैसे लूप्स को इन्फिनिटी तक अगर रिपीट करते जा रहे हैं सर्किट में, तो सच अ सर्किट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज सर्किट। मैंने यहां डिफाइन किया हुआ है, इफ सेम लूप इज रिपीटेड अप टू इन्फिनिटी देन द सर्किट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीरीज सर्किट। एंड टू सॉल्व सच सर्किट्स, ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक यूज करेंगे, तो इन्फिनिटी में अगर मैं 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं या इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दूं, या 1 क्या 2 भी सब्सट्रैक्ट कर दूं, ऐड कर दूं, तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी लॉजिक को यूज करते हैं कि अगर इनफाइनाइट सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मान लो यहां पे एक सीरीज है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर मैं मान लूं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C0 है, तो मैं एक लूप अगर इस सर्किट से काट भी दूं
और यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। मान लो ये दोनों पॉइंट्स मैं डी और ई मान लेता हूं। तो अगर मैंने ये अज्यूम किया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सी नॉट, तो एक लूप काट कर हटा दूं तो भी यहां पे इक्विवेलेंट सी नॉट ही रहेगा। एक क्या, आप तो 2 लूप भी हटा दें, 3 लूप भी हटा दो तो भी वही रहेगा। लेकिन एक लूप का सिग्निफिकेंस ये है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स हटाओगे ना तो जो यहां इक्वेशन निकल कर आता है वो हायर पावर्स के इक्वेशन निकल के आएंगे। एक लूप हटाओगे तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनता है, 2 लूप्स हटाओगे तो फिर थर्ड डिग्री का इक्वेशन बनना शुरू होगा और वो सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम एक लूप रिमूव करते हैं। तभी मैंने यहां लिखा हुआ है, एंड टू सॉल्व सच सर्किट द कंसेप्ट दैट इज यूज्ड इज that if one loop is removed from an infinite series, equivalent capacitance remains unchanged। तो जैसे मान लो इसी एग्जांपल को लेकर समझते हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि ए और बी के बीच में लेट सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज सी नॉट। तो एक लूप हटाने के बाद डी और ई के बीच में भी सी इक्विवेलेंट विल डेफिनेटली बी सी नॉट। तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, ए और बी के बाद एक जो लूप है वो तो वापस बना लूंगा सी और 2c का, और आगे के सभी लूपों को बनाने की जगह मैं डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर लगा लूंगा सी नॉट का, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया कि डी और ई के बीच में भी इक्विवेलेंट सी नॉट ही है। तो इसका मतलब आगे के सभी सर्किट को बनाने के बजाय वहां पे एक कैपेसिटर लगा दे इक्विवेलेंट सी नॉट। अब देखो ये सी नॉट और ये 2c पैरेलल में, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाए इक्विवेलेंट हो जाएगा सी नॉट प्लस 2c। अच्छा, उसके इक्विवेलेंट के साथ ये c सीरीज में, तो इनटू c डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस 2c प्लस c। समझ गए, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, और ये सब कितने के बराबर होना चाहिए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट के बराबर, और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट भी हम लोगों ने क्या मान रखा है, सी नॉट ही, इज इक्वल टू सी नॉट। यहां अगर सॉल्व करोगे इक्वेशन तो देखो ये ऊपर आ जाएगा सी नॉट सी प्लस 2c स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी नॉट स्क्वायर प्लस 3c सी नॉट। सी नॉट स्क्वायर प्लस 2c सी नॉट माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना, हमें सी नॉट निकालना है। इस केस में देखो सेकंड डिग्री का इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूं तो सी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ सी नॉट का वैल्यू होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी, मतलब माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4c स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, यानी ये हो जाएगा माइनस 2c प्लस माइनस 12c स्क्वायर। 12 को मैं लिख सकता हूं 4 3 मतलब 2 रूट 3c डिवाइडेड बाई 2। 2 वाले टर्म्स कैंसिल करूं तो आप बताओ ये हो जाएगा माइनस सी, माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है कैपेसिटेंस, इसीलिए ये माइनस वाला सोल्यूशन नहीं लूंगा, सिर्फ प्लस वाला, तो ये हो जाना चाहिए रूट 3 माइनस 1c इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नहीं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज वाले में एक लूप को हटाकर आप 2 पॉइंट मार्क कर लेना डी और ई, ए और बी के बीच में आपने सी नॉट माना तो डी और ई के बीच में भी सी नॉट होगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पे ये है कि एक लूप के बाद 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। एक लूप के बाद पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब आपको यह समझ में आ जाए कि कौन सा लूप रिपीट हो रहा है। जैसे यहां देखो तो C2C 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 ये रिपीट हो रहा है, तो एक लूप मैंने कट किया डी और ई। अगले एग्जांपल में आप देखेंगे अगर, तो मैंने एक यहां पे इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रो बैटरी है 12 वोल्ट की, और मैंने पूछा है फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू फर्स्ट 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब इस कैपेसिटर से कितना चार्ज जा रहा है ये पूछा गया है। अब निश्चित है कि ये है तो इनफाइनाइट सीरीज, तो यहां पे तो ए और बी पॉइंट है, मुझे इस सर्किट का कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, तभी मैं बैटरी से चलने वाला चार्ज निकाल सकता हूं, और तभी पता चलेगा इसमें कितना चार्ज गया। तो इक्विवेलेंट तो चाहिए। इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे एक लूप के बाद 2 पॉइंट मार्क करना होगा। अब हमें चेक करना है कि एक लूप के बाद जो सही डीई पॉइंट है वो कौन सा है।
क्या ये डी पॉइंट सही है या डी डैश ई डैश वाला सही पॉइंट है। मतलब एक लूप के बाद कौन से पॉइंट्स के अक्रॉस में इक्विवेलेंट सी नॉट मानूंगा। मैंने ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट मान लिया सी नॉट, तो बताओ यहां पे अगर ये 1 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, यहां पे 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, उसके बाद यहीं पे मैं डी और ई पॉइंट मान लूं जिसके अक्रॉस सी नॉट मानूंगा, या फिर 1 माइक्रोफैरेड यहां पे बना लूं और फिर डी और ई पॉइंट मानूं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा लूप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या 1 to 1 वाला लूप बार बार रिपीट हो रहा है या 1 to 1 2 वाला बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 to 1 वाला लूप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहां 1 to 1 है तो अगले में भी फिर 1 to 1 आना चाहिए था। जबकि यहां देखो ये अगर 1 to 1 हो गया तो अगले में 1 वाला कैपेसिटर है ही नहीं, जो रिपीट हो रहा है वो ये रिपीट हो रहा है 1 to 1 to 1 2, यानी एक लूप के बाद वाले पॉइंट सही ये डीई है, ये नहीं। बस ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि एक लूप के बाद सही पॉइंट कौन सा है। तो इसका मतलब ये डीई पॉइंट है मेरे लिए सही। ठीक है, अगर ये डीई पॉइंट है तो इसके बीच में भी मैं इक्विवेलेंट क्या मान लूं, सी नॉट। अब देखो ये सी नॉट और 2 सीरीज में हो जाएगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 सी नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी नॉट। उसके साथ ये 1 पैरेलल में, दिस मस्ट बी इक्वल टू सी नॉट। यहां से रीअरेंज करूं तो 2 सी नॉट प्लस 2 प्लस सी नॉट मस्ट बी इक्वल टू 2 सी नॉट प्लस सी नॉट स्क्वायर। 2 सी नॉट गेट्स कैंसल्ड, तो सी नॉट स्क्वायर माइनस सी नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सी नॉट का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी मतलब प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 AC मतलब प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2a। यानी ये हो गया 1, माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, प्लस लोगे तो 9 का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4/2 मतलब 2 माइक्रोफैरेड। सी इक्विवेलेंट तो आ जा रहा है 2 माइक्रोफैरेड। तो आप सोचो अगर सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड आ गया तो बैटरी से चलने वाला चार्ज मुझे मिल गया, क्योंकि क्यू बैटरी का वैल्यू तो होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी बैटरी। सी इक्विवेलेंट मुझे मिला 2 और वी बैटरी है 12, यानी 24 माइक्रोकूलम का चार्ज बैटरी से चला। अब सोचो यहां पे 24 माइक्रोकूलम का चार्ज जो बैटरी से चला वो तो यहां से चला, उसके बाद कुछ पार्ट इधर आया कुछ पार्ट इधर की ओर गया। बताओगे, चार्ज डिवीजन रूल यूज कर लें। इधर कितना गया, मान लो इधर Q1 गया, तो इधर वाले को एक कैपेसिटर बना लेता हूं, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये सी नॉट भी कितना आया 2 माइक्रोफैरेड। यहां पे भी तो 2 माइक्रोफैरेड है आगे की जगह, तो ये 2 सीरीज में 1, तो 1 ये यानी आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। आधा आधा चार्ज डिवाइड होने का मतलब 1 माइक्रोफैरेड पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 12 माइक्रोकूलम। समझे? अरे भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में भी तो इक्विवेलेंट सी नॉट ही है ना, वो तो 2 आया और यहां से चार्ज कुछ इधर गया बाकी आगे गया तो आगे का पूरा कैपेसिटेंस 2 प्लस 2 और 2 सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज का 1, तो यहां पे 1 यहां पे 1, तो इक्वल कैपेसिटेंस हो गए। इक्वल कैपेसिटेंस में तो चार्ज 50-50 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही देखो इस वाले अरेंजमेंट में भी ए और बी के बीच में मैंने सी इक्विवेलेंट पूछ रखा है, तो यहां तो आसानी से दिख रहा है कि इनके बीच में अगर सी नॉट मान लूं मैं तो C2CC 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 ये रिपीट हो रहा है, तो यहां पे डी और ई पॉइंट हो जाएगा। तो अगर यहां सी नॉट तो यहां पे भी सी नॉट, ये सी नॉट और 2C पैरेलल में, तो सी नॉट और 2C पैरेलल का मतलब हो गया सी नॉट प्लस 2C, और उसके साथ ये दोनों सी सीरीज में, सी का सीरीज हो जाएगा C/2, तो इंटू C/2 डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस 2C प्लस C/2, दिस मस्ट बी इक्वल टू C। नहीं, ये C और ये C सीरीज में है तो इसको C/2 कर दिया मैंने, और सी नॉट और 2C पैरेलल में। रीअरेंज करके देख लो इक्वेशन क्या आता है, यहां आ जाएगा C0C प्लस 2C स्क्वायर, ये 2 कैंसिल कर दूं और यहां एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 2C0, इधर जाकर 2C0 स्क्वायर, यहां 4C प्लस 1 4C और ये C/2, एलसीएम मैंने ले लिया तो 5C और उधर जाके तो ये हो गया 5C C0। चेक कर लेना सही क्या है मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स। तो ये हो जाएगा 2C0 स्क्वायर
उधर जाकर ये हो जाएगा 4c c0 और -2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -b मतलब -4c प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब 16c स्क्वायर -4ac माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मतलब 4। तो ये हो गया -4c, माइनस वाला लेंगे नहीं, 16 32, तो मैं ऐसे लिख लूँ 4√2c आएगा, नहीं 16 का रूट हो गया 4 और 2 का रूट 2 बाई 4, तो ये 4 वाला टर्म गेट्स कैंसल्ड, c कॉमन लो तो √2 - 1, ये कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू है। इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको सिर्फ सीरीज पैरेलल के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर एक से ज्यादा बैटरी होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए और भी सर्किट हम कंसिडर करते हैं। पहले ध्यान से आप इनको सॉल्व कर लें।